टॉपिक है बच्चे मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल हमारे कोर्स में ऑन द बेसिस कि भाई ये एक, मान लो ये एक सब्सटेंस है, इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो फिर ये कैसा बिहेव करेगा, उसके बेसिस पर मैग्नेटिक मटेरियल को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला मैग्नेटिक मटेरियल है डायामैग्नेटिक। फर्स्ट है डायामैग्नेटिक, सेकंड है पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और थर्ड है फेरोमैग्नेटिक। डाया, पैरा और फेरो। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में भी पढ़ेंगे, फिजिक्स की लैंग्वेज में भी पढ़ेंगे। पहले फिजिक्स की लैंग्वेज। डायामैग्नेटिक वो होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। माने अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड में इसे रखा तो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करके बाहर निकाल देगी। जिसमें मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें घुसेगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपेल कर देगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपेल कर दे उसे डायामैग्नेटिक कहते हैं। ये तो हुई फिजिक्स की डेफिनेशन कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके पास आ रही है, धक्का देके बाहर निकाल दे रहा है। देखो कैसे, ये मान लो डायामैग्नेटिक है, इसका डायग्राम बनाने को आएगा तो यही बनाना। ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है बाहर से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ रही है, जैसे इसके पास पहुंचेगी जो बीच वाली जाएगी वो तो सीधी चली जाएगी, उसको कुछ नहीं होगा। जो बीच से जाएगी वो सीधी चली जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे इसके पास पहुंचेगी ना ये रिपेल कर देगा। जैसे इसके पास पहुंचे, देखो इसने रिपेल कर दिया, पास पहुंची रिपेल, पास पहुंचते हुए रिपेल हो गई ना, दूर चली गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा पेपर में, एक तो मैंने आपको एग्जांपल लिखवा दिए कि भैया ये याद कर लेना डायामैग्नेटिक है, जिंक, कॉपर, लेड, टिन, गोल्ड, है ना, वाटर, ये सारे, नाइट्रोजन, ये सारे आपको लिखवाए। पेपर में कैसे, जनरली केमिस्ट्री में ऐसे पता लगाते हैं जिसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो डायामैग्नेटिक होता है। जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है 30। मुझे देख के पता चल, आपको कॉन्फ़िगरेशन करके पता चल जाएगा कि डाय है कि नहीं है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेना, वो 11th वाले आते हैं ना, 1s2 2s2 है ना, 1s2 2s2, फिर पूरा बताओ, 2p6 3s2, फिर 3p6 4s2 3d10। तो d के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है 10। डी के बाहर 10 है। डी में 5 बॉक्सेस होते हैं, 1 2 3 4 5, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन आए, सारे डबल डबल इलेक्ट्रॉन है ना, तो सारे पेयर्ड है तो डायामैग्नेटिक, ये डायामैग्नेटिक है। एक भी अनपेयर्ड नहीं होना चाहिए, सब पे डबल डबल इलेक्ट्रॉन है तो डायामैग्नेटिक। मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो रिपेल कर देगा, ठीक है। दूसरा है आपका पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक हैव 1 or 2 unpaired electrons in their outermost shell। 1-2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर किसी के पास 1-2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना तो वो पैरा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा जी स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, तो 20, यहाँ पे 20 खत्म हो जाता है 4s2 पे, तो इसके लास्ट में 3d1 आएगा। 4s2 के बाद कितना आएगा 3d1, तो इसके d में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब 1 अनपेयर्ड ही तो है इलेक्ट्रॉन। तो जिसके बाद 1 या 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, 3 भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो 3-4 तक भी हो, कोई बात नहीं, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे ना तो ऐसे रिपेल नहीं करेगा, वो खींचेगा अपनी तरफ। देखो कैसे, आपने ये मटेरियल है, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, जो बीच वाली हो तो सीधी चली जाएगी, जैसे बाकी वाली पहुंचेंगी ना ये ऐसे लेके जा रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर लेगा, अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा, बाद में वैसे ही चली जाएगी बाहर, ऐसे अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे इसके पास लेके आना, ऐसे अट्रैक्ट करके दिखा देना, बाहर से फिर वैसी चली जाएगी।
जैसे इसके पास पहुंचेगी ना, ये अट्रैक्ट करेगा, अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, अट्रैक्ट कर ले रहा है, ठीक है। तो इट इज वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को खींच लेता है। माने इसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसको कुछ दिन तक रख दोगे ना तो ये मैग्नेट बन सकता है, ठीक है। क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गए, ये सब है जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दे अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड। जो रिपेल करे वो डाया, जो अट्रैक्ट करे वो पैरा, वीकली अट्रैक्ट करता है। और उसके बाद तो पैरा वाला वीकली अट्रैक्ट करता है। फिर आया तीसरा फेरो, ये सबसे स्ट्रांग होते हैं तीनों में। फेरो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक मटेरियल, माने परमानेंट मैग्नेट जो बाहर मैग्नेट वगैरह इन्हीं से बनाए जाते हैं, फेरो से। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके डी में 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो सकते हैं, सारे के सारे अनपेयर्ड, जैसे 3d5 मैग्नीज का हो गया। तो जिनके पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी के पास 5 इलेक्ट्रॉन हुए, पांचों अकेले, तो दे स्ट्रांगली अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी ना, फेरो का जब बनाने को आए आपको, तो फेरो का आप ऐसे बना सकते हो, ये बना लेना अभी। जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी ना इसके पास, ये अंदर की तरफ ही खींच लेगा, मैक्सिमम अट्रैक्शन होगी इसमें। जो भी आएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसको खींच लेगा अपनी तरफ। तो जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को वो फेरो, जो रिपेल करे वो डाया, और जो वीकली अट्रैक्ट करे वो पैरा, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं, जैसे आप तो बताया एलिनिको, आपको एग्जांपल दिया ना, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, इसका जो मिक्सचर है वो फेरो से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था क्यूरी। उन्होंने एक लॉ दिया, क्यूरीज लॉ। ये अनपेयर्ड वाली बात याद रखना, वो ब्रैकेट में लिख लेना। तो इस पे सारे पेयर्ड होते हैं, डाया में क्या होते हैं, फ्यू अनपेयर्ड, इसमें पैरा में। डाया में सारे पेयर्ड, इसमें क्या होंगे, फ्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें हाँ मोस्टली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जाम्पल आपको दे ही दिया, ये जैसे 3d5 वाला हो गया, इसी का हो गया। ये तीनों डायग्राम आपने अभी बना लेने बस। उसके बाद एक साइंटिस्ट आई, उनका नाम था क्यूरी। आपको याद है कल 2 टर्म बताई थी, एक बताया था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एक बताया था मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है और ये क्या होता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, हाँ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी में फर्क कल बताया था, थोड़ा पढ़ लिया करो। ये तो होता है रोज तुम आ जाते हो, कहानी सुन के चले जाते हो। देखो इधर बोर्ड की तरफ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैंने आपको बताया था कि भैया इंटेंसिटी कितना कोई मैग्नेटाइज हो सकता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप कितना गेन कर ले रहे हो, वो आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, वो आपकी इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू गेट मैग्नेटाइज, ये कितना गेन कर पा रहा है, ये इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट। ये क्या था कि आप कितनी फील्ड दे रहे हो उसे, ये किस पे डिपेंड करता था, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट पे, है ना। आप जितना दे रहे हो वो H है और वो कितना गेन कर रहा है वो M है। ये मटेरियल को मैंने यहां रख दिया, ठीक है ना। यहां पे 4 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड थी, तो 4 टेस्ला इस पे डिपेंड करेगी इनपुट पे, और इसने गेन कितना किया, 1 टेस्ला, तो इसने कितना गेन किया वो M हो गया उसका, समझ लो। तो इंटेंसिटी टू गेट मैग्नेटाइज इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कितना कोई अपने अंदर स्टोर कर पा रहा है। ये मटेरियल ने कितना गेन किया, 4 में से 1, तो ये M हो गया 1, और कितना दिया था आपने, 4 के बराबर दिया था आपने। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कोई कितना गेन कर पाता है, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है, आप कितना दे रहे हो, बाहर से प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। इसको मुझे मैग्नेट बनाना है, मैं यहां रख दूंगा, 2-3 दिन छोड़ दूंगा, फिर बाहर निकालूंगा, मैग्नेट बन जाएगा। इसने गेन कर लिया ना, तो इसने कितना गेन किया वो M है, और कितना आपने दिया था वो H। तो क्यूरी ने बोला
कि कोई कितना गेन करेगा, माने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि आप कितना दे रहे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, है ना। कोई कितना गेन करेगा वो डिपेंड करेगा ना कि आप उसे कितना प्रोवाइड करा रहे हो, जितना इनपुट होगा उसी हिसाब से आउटपुट आएगा। तो m जो है वो h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। गर्म करने से ना इनके जो डोमेन्स बने हुए होते हैं वो टूट जाते हैं। ये मैग्नेट कैसे बनता है, कोई परमानेंट मैग्नेट, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होने लग जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन अलाइन होने लग जाते हैं, उसकी वजह से इनमें डोमेन्स बनता है। इसे गर्म करोगे ना तो ये टूटने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जाने लग जाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आउटपुट कम होता रहता है, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जितना h दोगे उतना m बढ़ेगा, लेकिन जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे ये कम होगा, इसलिए इनवर्सली। क्यूरी ने बोला, एक्सपेरिमेंटली उसने करके देखा ऐसा। फिर उसने प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो एक कांस्टेंट लाया c अपने नाम पे, क्यूरीज कांस्टेंट। तो c इज कॉल्ड क्यूरीज कांस्टेंट। अगर ये m के नीचे मैं h ले जाऊं तो यहां क्या बचेगा, c/t। दिस m/h इज कॉल्ड याद है ससेप्टिबिलिटी, है ना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये इसका फॉर्मूला है क्यूरी लॉ का, ठीक है। क्यूरी ने ये करके देखा एक्सपेरिमेंट कि जो भैया ये जो m आ रहा है, m किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, h/t के। तो h/t बढ़ाते रहोगे तो m बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट पे आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। तो जहां तक वो बढ़ रहा है, यहां तक बढ़ रहा है जैसे मान लो, तो दिस इज कॉल्ड क्यूरीज रीजन। ये क्यूरी का रीजन है कि मतलब h/t बढ़ा रहे हो तो m बढ़ता जा रहा है, h बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, t कम करोगे तो ये कम हो जाएगा, t कम करोगे तभी ये बढ़ेगा। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना h/t के। तो h/t बढ़ा रहे तो बढ़ता जा रहा है, एक पॉइंट पे आए, जैसे ये मटेरियल है इसकी एक लिमिट होगी ना कि भैया ये पूरा भर जाएगा, उसके बाद तो ये मैग्नेट नहीं बन सकता ना। तो एक पॉइंट के बाद ये नहीं बनेगा, तो जब ये बनना बंद हो जाएगा तो दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन। इसके बाद ये सैचुरेट नहीं, मैग्नेट नहीं बनेगा ना। अब आप कितना भी h/h देते रहो, ये भर गए, इसके जितने इलेक्ट्रॉन से सब मैग्नेटाइज हो गए, अब उसके आगे तो नहीं होगा। तो एक पॉइंट तक होता है, उसके आगे बंद हो जाता है। ये उसका ग्राफ है m और h/t। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इधर आओ, फिर आपसे पूछते हैं कि ना मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बेसिस पे बताओ कौन डाया, कौन पैरा, कौन फेरो। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बेसिस पे, ससेप्टिबिलिटी मतलब कौन कितना गेन कर पा रहा है, उसकी रेशियो ही है ना। ये क्या है, आउटपुट बाय इनपुट को ही तो बोलते हैं ना ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बेसिस पे बताओ कि कौन डाया, कौन पैरा, कौन फेरो। तो मैं आपको वो डिफरेंस अभी लिखवा देता हूं, लेकिन अभी आप याद रख लो, इसकी ससेप्टिबिलिटी डाया की, अभी मैं वो लिखवा दूंगा। डाया की जो ससेप्टिबिलिटी होती है, जो x की वैल्यू होती है, वो माइनस में चली जाती है, 0 से लेफ्ट में चली जाती है, ओरिजिन के पहले, क्योंकि ये तो गेन ही नहीं करता ना कुछ भी। तो इसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव साइड होती है, 0 से -1 के बीच में होती है। ये तो गेन करता है ना थोड़ा सा, लेकिन बहुत कम गेन करता है। तो इसकी ससेप्टिबिलिटी 0 से